हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार आप सबों का गुरु आश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं और उस टॉपिक का नाम है झारखंड का इतिहास। और झारखंड का इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था ये हमारा चाहे जो सा भी टॉपिक हो, झारखंड का जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये सब आता है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है हमारा मुंडा शासन व्यवस्था। इस टॉपिक का नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। और मुंडा शासन व्यवस्था एक प्राचीन जमाने में जनजातियों का किस प्रकार से व्यवस्था चलता था, ये हम लोग इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में। तो इसका पहले हम लोग क्या देखते हैं, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका क्षेत्र का। सामान्य परिचय में हम लोग बात करते हैं इसका क्षेत्र का, और इसका क्षेत्र विशेष रूप से क्या आता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ये मुख्य रूप से मुंडा शासन व्यवस्था का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का पठार है। और अगर हम लोग जिला का बात करें तो जिला में आता है हमारा रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम। ये मुख्य रूप से मुंडा शासन व्यवस्था का क्षेत्र है। मुंडा ये इसी क्षेत्र में निवास करते थे। और अभी मुख्य रूप से जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो मुंडा जाति का धीरे धीरे विनाश होते जा रहा है, और ये मुख्य रूप से अभी रांची क्षेत्र में पाया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग आगे कि मुंडा शासन व्यवस्था का वर्तमान में जनसंख्या कितना है। तो वर्तमान में जनसंख्या वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है। मुंडाओं का वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 12 लाख है। और बात करते हैं इसकी भाषा का। तो मुंडा जो लोग भाषा बोलते थे तो उस भाषा का नाम है मुंडारी। ये कौन से भाषा बोलते थे, मुंडारी। और ये जो एक और भाषा बोलते थे जिस मुंडारी भाषा को, ये किस भाषा से है, तो अस्ट्रो एशियाटिक। अस्ट्रो एशियाटिक भाषा से बोलते थे। ये मुंडा लोग किस भाषा को बोलते थे, मुंडा भाषा को, मुंडारी भाषा को बोलते थे और एस्ट्रो एशियाटिक भाषा को बोलते थे। और इसकी प्रजाति थी वो कौन सी प्रजाति से थी, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ऑस्ट्रेलियाइड ये इस प्रजाति के थे। और इसका धर्म था, मुंडा का धर्म था शरणा धर्म। ये किस धर्म से बिलोंग करते थे, शर्मा धर्म से बिलोंग करते थे। और इसका जो देवता है, इसका मुख्य देवता है सिंहबोंगा। इसका जो देवता है उसको क्या बोलते हैं, सिंहबोंगा बोलते हैं। और इसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार से है, तो वो प्रकृति प्रेमी है। तो ये किसके प्रेमी हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं। और इसके विषय में हम लोग ये सारा डिटेल जानने वाले हैं कि ये क्या क्या इसका आधार था, इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इसका न्यायिक आधार क्या था, ये सब हम लोग धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था
मुंडा का सामान्य परिचय में देखते हैं हम लोग। इसका क्षेत्र है क्या हमारा, छोटा नागपुर का पठार। जिला कौन सा है, रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंगभूम। इसका धीरे धीरे मुंडाओं का विनाश होते जा रहा है, इसकी जनसंख्या घटते जा रही है और अभी मुख्य रूप से रांची के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। और वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, 12 लाख है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 12 लाख है और ये भाषा बोलते थे, उस भाषा का नाम है मुंडारी व प्रोटो एशियाटिक भाषा और इसकी प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। और इसका धर्म है सरना धर्म और सरना एक जगह का भी जिसे पूजा करते हैं उसको बोलते हैं। इसका देवता है सिंगोंगा और इसका जो स्वभाव है, ये इसका स्वभाव कैसा है, प्रकृति के प्रेमी थे। मुंडा लोग किसके प्रेमी थे, प्रकृति के प्रेमी थे। ये उस समय धीरे धीरे विकास होते गया और वो किसी शिव को या किसी भगवान को मानने लगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का आधार। इसका प्रशासनिक व्यवस्था का क्या आधार है। प्रशासनिक व्यवस्था का आधार। इसका प्रशासनिक व्यवस्था का 3 आधार था। इसका प्रशासनिक व्यवस्था का कई आधार है लेकिन मुख्य रूप से 3 माना गया है। पहला है विकास। पहला क्या है, विकास। अपने समुदाय का हो या किसी और समुदाय का हो, मतलब अपनी जाति का हो या कोई और जाति का हो, उसका संपूर्ण रूप से क्या करना है, विकास करना है। ये मुंडा शासन व्यवस्था का मुख्य आधार में आता है। दूसरा जो हमारा है शासन व्यवस्था में, वो आता है झगड़ों का निपटारा करना। झगड़ों का निपटारा करना मुंडा शासन व्यवस्था का ये मुख्य आधार में ही आता है, झगड़ों का निपटारा करना। और तीसरा जो आता है वो हमारा तीसरा है जीवों का कल्याण। ये मुंडा शासन व्यवस्था का मुख्य शासन व्यवस्था का आधार है। विकास करना, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, अपने दूसरे समुदाय का हो, उसका पूर्ण रूप से क्या करना है, विकास करना है। और दूसरा क्या आता है हमारा, झगड़ों का निपटारा। और तीसरा क्या आता है, जीवों का कल्याण करना। ये जीवों का कल्याण करना ही इसका क्या है, मुख्य आधार है। मुंडा शासन व्यवस्था का मुख्य आधार है। सबसे जो प्रायोरिटी दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है, जीवों के कल्याण का। ये मुंडा शासन व्यवस्था का क्या है, मुख्य आधार है। आगे हम लोग बात करते हैं इसका प्रशासनिक ढांचा के विषय में कि इसका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रशासनिक ढांचा के विषय में। इसका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से है। तो प्रशासनिक ढांचा में सबसे पहले जो निम्न स्तर का होता है, प्रशासनिक ढांचा में जो सबसे निम्न स्तर का होता है उसको कहते हैं हम लोग हातू। सबसे जो निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हातू। और हातू का जो प्रधान होता है, जो हातू का प्रधान होता है उसको कहते हैं हातू मुंडा। इसको क्या कहते हैं, हातू मुंडा कहते हैं। प्रशासनिक ढांचा में जो सबसे निम्न होता है उसको क्या कहते हैं, हातू। और हातू का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, हातू मुंडा। अब कई हाथों को मिलाकर के क्या बनता है, ग्राम बनता है। कई हाथों को मिलाकर के ग्राम बनता है। और ग्राम के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, मुंडा। उसको क्या कहते हैं, मुंडा। ग्राम के प्रधान को क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। और जो कई ग्रामों को मिला करके क्या बनता है हमारा, लगभग 5 से लेके 20 ग्राम का जो प्रधान होता है,
5 से लेके 20 ग्राम का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं परहा राजा। इसको क्या कहते हैं? परहा राजा कहते हैं। 5 से लेके 20 ग्राम के प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग? परहा राजा। और परहा राजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मानकी। परहा राजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं, जिसके कारण से इस व्यवस्था को मानकी मुंडा परहा व्यवस्था भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन किसी तरीका से भी पूछेगा तो आप लोग उसको डिटेल कर दीजिएगा। अब परहा राजा 5 से 20 ग्राम को मिला करके जो मुख्य बनता था उसको कहते थे परहा राजा। अब लगभग 22 ग्राम को मिला करके जो मुख्य बनता है उसको कहते हैं राजा। और ये सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा। ये प्रशासनिक ढांचा का मुख्य आधार है। आप लोग इसको क्या कीजिए, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको क्या कीजिए, धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को रोक रोक के आप लोग कॉपी में नोट बनाते जाइए। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि प्रशासनिक ढांचा में सबसे निम्न स्तर का जो होता है उसको कहते हैं हातू। और हातू का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? हातू मुंडा कहते हैं। और कई हातू को मिलाकर के ग्राम बनता है, उसको उसके प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। और 5 से 20 ग्राम के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? परहा राजा। और परहा राजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मानकी। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? मानकी मुंडा परहा व्यवस्था भी कहा जाता है। और 22 ग्राम को मिला करके जो हेड बनता है उसको क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और आगे हम लोग फिर बात करेंगे कि इसके में प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी। अब प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो ग्राम स्तर का होता है, जो ग्राम स्तर पर होता है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख होता है मुंडा। तो ग्राम स्तर पर इसका प्रमुख कौन होता है? मुंडा होता है। और दूसरा होता है परहा राजा। दूसरा क्या होता है? परहा राजा। ये प्रशासनिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भागों में ये क्या होता है? ग्राम स्तर पर मुंडा होता है और परहा राजा दूसरा होता है परहा राजा। अब मुंडा का सहायता करने के लिए, मुंडा को सहायता करने के लिए कई अन्य अधिकारी होते हैं जिसको हम लोग बात करते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा की सहायता करने के लिए, मुंडा का सहायता के लिए इसमें कौन कौन होते हैं? पहला होता है पाहन। पहला क्या होता है? पाहन। दूसरा होता है पाहन पुजार। दूसरा क्या होता है हमारा? पाहन पुजार। और तीसरा क्या होता है हमारा? पुरोहित। तीसरा हमारा होता है पुरोहित। और चौथा हमारा क्या होता है? चावर डोलाई। चावर डोलाई। और तीसरा क्या, अगला क्या होता है? पान खवास। पान खवास। और अगला होता है डकुआ। अगला क्या होता है हमारा? डकुआ। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था को, मुंडा जो होता है एक ग्राम स्तर का जो प्रमुख होता है मुंडा, उसका सहायता करने के लिए ये अधिकारी होते हैं। पहला क्या होता है? पाहन। दूसरा होता है पाहन पुजार। तीसरा होता है पुरोहित। अगला हमारा क्या होता है? चावल डोलाई। अगला पान क्वाइस। और एक क्या होता है? डकुआ। ये सारे के सारे मुंडा की सहायता करने के लिए अधिकारी होते हैं। तो चलिए इस बात करते हैं कि इन अधिकारियों का क्या क्या कार्य था
जो किस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था में जो निचले स्तर का जो ग्राम स्तर का मुंडा होता था उसकी सहायता में ये क्या क्या करते थे। तो चलिए बात करते हैं पाहन के विषय में। तो ये पाहन क्या होता था, मुंडा को किसी भी मामले में सहायता करने का काम कौन करता था, पाहन करता था। मतलब ये मुंडा को किसी भी मामले में सहायता करता था। ये क्या करता है, पाहन जो है वो किसी भी मामले में क्या करता है, सहायता करता है। ये पाहन जो है किसी भी मामले में सहायता करता था। ठीक है, अगला जो है पाहन पुजार, ये क्या करता था, पाहन पुजार जो था वो धार्मिक मामलों में मुंडा की सहायता करता था। पाहन पुजार क्या करता था, किसी भी मामले में, मतलब किसी भी धार्मिक मामले में, मतलब धार्मिक मामले में सहायता करता था। पाहन पुजार क्या करता था, किसी भी धार्मिक मामले में क्या करता था, सहायता करता था। और जो पुरोहित होता था इसका काम क्या था, ये काम था इसका शुद्धिकरण करने का काम। इसका क्या काम था, शुद्धिकरण। अर्थात जैसे गांव में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से यौन उत्पीड़न करता है तो उसको क्या करता है, गांव से निकालने का काम करता है, या फिर उसको मुंडा शासन व्यवस्था में या अभी भी वर्तमान समय में ऐसा है कि अगर वो किसी के साथ यौन उत्पीड़न करता है या तो उसको गांव से निकाल दिया जाता है या उसके साथ फिर क्या किया जाता है, जीवन यापन करने की व्यवस्था इस समय प्रचलित थी। तो पुरोहित क्या करता था, शुद्धिकरण करने का काम करता था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको गांव से निकाल दिया गया है कुछ गलत कार्य करने के कारण, तो उसको क्या करता था, किस प्रकार से वो उसको अपने गांव में फिर वापस लाएगा, ये किसका काम का था, पुरोहित का काम था। ठीक है, अगला जो पान खवास है और चावल डोलाई, ये दोनों का काम क्या था, झगड़ों का निपटारा करना। इसका काम क्या था, झगड़ों का निपटारा करना था। ठीक है, चावल डोलाई और पान खवास का काम था झगड़ों का निपटारा करना। और लास्ट जो आता है हमारा वो है डकवा। और डकवा क्या है, डकवा का काम था संदेश वाहक। ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करता था डकवा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राम स्तर का प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है। और मुंडा की सहायता करने के लिए कौन होता है, पाहन पुजार, पुरोहित, चावल डोलाई, पान खवास और डकवा। तो ये किसी भी मामले में जो सहायता करने का काम करता था वो करता था पाहन। किसी भी मामले में, चाहे कोई सा भी मामला हो, उसमें सहायता करने का काम कौन करता था, पाहन करता था। और पाहन पुजार क्या करता था, धार्मिक मामले में सहायता करता था मुंडा का। पुरोहित क्या था, वो शुद्धिकरण करने का काम करता था। और चावल डोलाई थे और पान खवास ये मुंडा का क्या करता था, झगड़ों का निपटारा करता था। और डकवा ये संदेश वाहक था। तो डकवा के विषय में अभी एग्जाम में, जेपीएससी का एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और साथ में आपका जेएसएससी का एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी तरीके से किस प्रकार से एग्जाम में आएगा उसी प्रकार से बात करेंगे। पूछेगा आपका क्वेश्चन में सीधे कि पाहन पुजार मुंडा शासन व्यवस्था में किस प्रकार का कार्य संभालता था। उसके बाद पुरोहित है, वो किस कार्य को देखता था। ये हमारा इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये ग्राम स्तर का प्रधान के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रहा राजा के बारे में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को दो भागों में बांटा गया था, मुंडा और प्रहा राजा। ये मुंडा जो होता था ग्राम स्तर में होता था और प्रहा क्या होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रहा राजा के विषय में। यहाँ तक आप लोगों को या हमको आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी में आता है प्रहा राजा। अब प्रहा राजा का भी
सहायता करने के लिए कई अधिकारी होते थे। सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे, जिसमें से सबसे जो पहला आता है वो हमारा आता है क्या? ठाकुर। पहला क्या आता है? ठाकुर आता है। दूसरा हमारा है दीवान। तीसरा है पांडे। तीसरा हमारा क्या आता है? पांडे आता है। और चौथा हमारा क्या आता है? लाल। अगला है सैनिक। अगला क्या आता है हमारा? सैनिक। और जो अंतिम आता है उसको बोलते हैं दरोगा। तो पहरा राजा की सहायता करने के लिए इतने लोग होते हैं। पहला क्या है? ठाकुर, दीवान, पांडे, लाल, सैनिक और दरोगा। तो ये इसकी पहरा राजा को सहायता करने के लिए होते थे। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सैनिक को क्या कहा जाता है? बरकंद भी कहा जाता है। बरकंद। सैनिक को क्या कहा जाता है? बरकंद भी कहा जाता है। तो ये आप लोग अगर सैनिक ना रहे और वहां पे बरकंद रहे तो इसके विषय में भी आप लोगों को याद रखना है कि सैनिक को क्या कहा जाता है? बरकंद भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या क्या कार्य होता था, किस प्रकार से प्रहर राजा को सहायता करते थे। तो अंतिम जो निर्णय होता था ये प्रहर राजा को ही करना पड़ता था और ये अंतिम निर्णय यही करता था और इसी का अंतिम निर्णय मान्य होता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ठाकुर, दीवान, पांडे, लाल, सैनिक और दरोगा का क्या क्या कार्य था। तो पहला हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला क्या होता है? ठाकुर। ये पहला हम लोग बात करते हैं ठाकुर के विषय में और ठाकुर किस प्रकार से प्रहर राजा का सहायता करता था। किस प्रकार से प्रहर राजा को सहायता करता था। तो ये राजा की सहायता क्या करता था? प्रत्येक मामले में जिस प्रकार से हमारा पाहन जो है वो मुंडा को किसी भी मामले में सहायता करता है, उसी प्रकार से जो ठाकुर है ये प्रहर राजा को किसी भी मामले में सहायता करता है। ये ठाकुर है वो प्रहर राजा को किसी भी मामले में सहायता करता है। और अगला आ जाता है हमारा दीवान। अब दीवान के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये किस प्रकार से प्रहर राजा को सहायता करता था। तो दीवान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कर दीवान और दूसरा होता है राज दीवान। तो पहला क्या होता है? राज दीवान और दूसरा क्या होता है? कर दीवान। दूसरा क्या होता है? कर दीवान और पहला क्या होता है? राज दीवान। तो ये दीवान दो प्रकार के होते हैं, एक राज दीवान और दूसरा क्या होता है? कर दीवान। तो राज दीवान है ये क्या करता था? बाहरी मामलों में सहायता करता था। ये क्या करता था? बाहरी मामले में सहायता करता था। ये कौन करता था? राज दीवान। और ये कर दीवान क्या करता था? आंतरिक मामलों में सहायता करता था। ये आंतरिक मामलों में सहायता करता था। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक करके सभी के विषय में जानने वाले हैं। ये हमारा क्या हुआ? ठाकुर ये प्रहर राजा की सहायता करता था, वो किसी भी मामले में क्या करता था? सहायता करता था। दीवान ये क्या करता था? ये दो प्रकार के होते हैं दीवान, एक राज दीवान होता है और एक होता है कर दीवान। राज दीवान है वो प्रहर राजा को बाहरी मामले में सहायता करता है और कर दीवान है वो प्रहर राजा को आंतरिक मामले में सहायता करता है। आगे हम लोग बात करते हैं पांडे के विषय में।
पांडे। ये देखेंगे ये क्या किस प्रकार से प्रहार राजा को सहायता करता था। तो बात करते हैं हम लोग, ये पांडे क्या करता था, राज्य कार्य से संबंधित जितने भी कागजात थे उसका देखरेख करने का काम कौन करता था, पांडे करता था। तो क्या करता था, राज्य से संबंधित सभी कागजातों का देखरेख करता था। ये पांडे क्या करता था, राज्य कार्य से संबंधित जितने भी कागजात थे उसका देखरेख काम करने का कौन काम करता था, पांडे करता था। और नेक्स्ट आता है हमारा लाल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लाल। इसका कार्य क्या होता है, सभा में बहस करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, प्रहार राजा का सभा में बहस करने का कार्य। ये लाल क्या करता था, प्रहार राजा का सभा में बहस करने का कार्य करता था। ये लाल का कार्य था। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा सैनिक, जिसको हम लोग कहते हैं बरकंद। अगला क्या आ जाता है, सैनिक। और इसको ये क्या करता था, ये क्या करता था, सभा की देखरेख करने का काम करता था। तो ये इसका काम क्या था, सभा का देखरेख करने का काम सैनिक का था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक को ही क्या कह सकते हैं हम लोग, बरकंद कह सकते हैं। तो ये बरकंद का काम क्या था, सभा की देखरेख करना, सभा की देखरेख। सभा का देखरेख काम करने का काम कौन करता था, सैनिक करता था। और अंतिम जो हमारा आ जाता है उसको कहते हैं दरोगा। ठीक है, ये दरोगा जो है वो सभा में क्या करता था, निरीक्षण करने का कार्य करता था। दरोगा जो है वो सभा में क्या करता था, निरीक्षण करने का काम करता था। निरीक्षण। चलिए एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। पांडे क्या करता था, राज्य से संबंधित सभी कागजातों की देखरेख करने का काम कौन करता था, पांडे करता था। लाल क्या करता था, सभा में बहस करने का काम करता था। और सैनिक जो है बरकंद, जिसको हम लोग बरकंद कहते हैं, वो सभा में क्या करता था, सभा की देखरेख करता था। वो कौन करता था, सैनिक करता था। और अंतिम जो आता है दरोगा, ये प्रहार राजा को किस प्रकार से सहायता करता था, तो ये करता था सभा में निरीक्षण करने का कार्य भी करता था कौन, दरोगा करता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था का न्याय क्या था, किस प्रकार से वो न्याय करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप लोग ले सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था का न्याय। ये मुंडा शासन व्यवस्था का न्याय जो था, न्यायिक कार्य था, वो क्या क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका आधार क्या होता है, मुंडा शासन व्यवस्था में न्यायिक आधार, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला आधार होता है, जमीन जायदाद से संबंधित कार्य का निपटारा करना। जमीन जायदाद से संबंधित ये इसका कार्य क्या था, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों का निपटारा करना। चाहे कोई व्यक्ति अगर जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामला हो गया तो इसके बारे में निपटारा करने का कार्य क्या था, मुंडा शासन व्यवस्था का न्यायिक आधार था। दूसरा हमारा है विकास से संबंधित। दूसरा क्या है हमारा, विकास से संबंधित।
दूसरा हमारा क्या है, विकास से संबंधित। इसका व्यवस्था न्यायिक आधार क्या था, विकास से संबंधित। चाहे अपना विकास हो चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का विकास हो, उसको क्या करना है, विकास करने का कार्य मुंडा शासन व्यवस्था का न्यायिक आधार में शामिल था। तीसरा क्या होता है, यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ या फिर किसी के साथ यौन उत्पीड़न कर दिया तो उसका भी क्या करता था, इससे संबंधित मामलों का भी न्यायिक व्यवस्था में सुलटारा करवाने का प्रयास किया जाता था। और लास्ट जो हमारा जाता है, महिलाओं के अधिकार में, महिलाओं के अधिकार से संबंधित मामले। अधिकार से संबंधित, अधिकार से संबंधित महिलाओं के अधिकार से संबंधित मामले भी क्या होते थे, मुंडा शासन व्यवस्था का न्यायिक आधार था। तो ये महिलाओं का अधिकार किस प्रकार से उसको मुंडा शासन व्यवस्था में एक अधिकार मिले, उसका महिलाओं का किस प्रकार से विकास होता हो, इस व्यवस्था का भी क्या था, न्यायिक व्यवस्था का आधार था। तो हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था का आधार क्या क्या था, न्यायिक आधार क्या क्या था, जमीन जायदाद से संबंधित, दूसरा है हमारा विकास से संबंधित, और तीसरा हमारा क्या है, यौन उत्पीड़न से संबंधित, और चौथा है महिलाओं के अधिकार से संबंधित। तो ये हमारा मुंडा शासन व्यवस्था का ये टॉपिक पूरा का पूरा यहीं पे एंड होता है। और आप लोगों, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और किस किस प्रकार का वीडियो चाहिए। तो ये हम आप लोगों को यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं, जो धीरे धीरे उसके कार्यों में लगे हुए हैं। और आने वाला समय में आप लोगों को चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को क्या कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होने वाला है। तो ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे ये होगा वैसे होगा, बीच में ये होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और आप लोगों को यहाँ पे JSSC जितने भी झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके विषय में, और JPSC और साथ में जितने भी झारखंड में जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम होते हैं, जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक, झारखंड का जो ITI का फॉर्म आता है, या कोई और भी सब्जेक्ट का फॉर्म आता है, तो उसके विषय में सारा का सारा आप लोगों को। और अभी फिलहाल आप लोगों के लिए जेट डेटा क्लास हो सकता है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए कि इतना तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वीडियो का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, और आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगा। और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जैसे ही हमारा इस चैनल में अगर लाइव जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से लाइव का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा, तो आप लोगों को लाइव भी यहाँ पे वीडियो दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।